बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जॉन हुसैन है। इस वक्त 5:30 हो रहा है सुबह का और 13 अप्रैल है। मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ट्रंप ने कहा है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ओमान सी को ब्लॉक कर दूंगा, नेवल ब्लॉकेड लगा दूंगा, जो कश्तियां जा रही हैं कोई भी नहीं जा पाएगा और हम ईरान को एक्सटॉर्शन मनी रिसीव नहीं करने देंगे। बहरहाल क्या वजूहत है सीज फायर फेल होने की? क्या यही वजह है कि ट्रंप को बुरा लग रहा है कि कोई कंट्री जो है वो टोल चार्ज कर रही है, या कोई और वजह है? इसके ऊपर और बात करेंगे, क्योंकि हमने जो आपको एनालिसिस दिया था, अगर आपको याद हो, वो एनालिसिस जो हमने पोस्ट किया था अपने चैनल के ऊपर, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, तकरीबन 3:45 जिस दिन मुज़ाकरात चल रहे थे, जिस रात को चल रहे थे, उस वक्त हमने कह दिया था कि यहाँ पे जो नेगोशिएशंस का राउंड है उसके अंदर यूरेनियम का भी इशू है। 0% यूरेनियम की भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो बोल रहे हैं, जो कि फॉक्स न्यूज़ ने बाद में कंफर्म कर दिया। इसके अंदर जो है वो ये भी मसला है कि क्या होगा एग्जैक्टली ऑन द फ्रंट ऑफ लेबनान। लेबनान के ऊपर भी कोई गारंटीज एज सच नहीं मिली थी ईरान को। और इसके अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला जो है वो अटका हुआ था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फॉर एग्जांपल, क्या अमेरिका शिरकत कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर? क्या अपनी नेवी लेके आ जाए, वो क्या वहां पे आके बैठ जाए? जो ईरान का एक ही ट्रम्प कार्ड है, क्या वो दे दे ईरान उनको? तो आज उसके ऊपर बात करेंगे कि अगर ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड लगाया, जो वेनेजुएला के अंदर उसने लगाया था, उसको इस तरीके से लगाया ईरान के ऊपर, तो इससे एग्जैक्टली क्या होगा? इसके अंदर हुतीस का रोल डिस्कस करेंगे, बाबुल मंदब का रोल डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्लैरिटी और ज्यादा आने की कोशिश है, क्योंकि बहुत सारी बात चल रही है ईरान के अंदर। तो अंदर जो उनकी अपनी लीडरशिप है उनका मसला चल रहा है, और जबकि जो कैंट जैसे लोग, जो डायरेक्टर था, वो कह रहा है भाई अमेरिका की ये मसाइल हैं, अमेरिका को हल करने पड़ेंगे। लेकिन माशाल्लाह कुछ लोग जो है वो ईरान के ऊपर ही फोकस हुए हैं कि ईरान इनफ्लेक्सिबल है और ईरान को अपने आप को सही होना चाहिए। मैं सारी कहानी आपके सामने रख देता हूं। महमूद नबवियान जो डेप्यूटी चीफ हैं सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, जो मीडिएशंस के अंदर थे, निगोशिएशंस के अंदर थे, उन्होंने एक पैगाम दिया था। और वो पैगाम मैं आपको बताता हूं क्या दिया था। उन्होंने कहा था कि 15 दिन बाद जंग के सीज फायर की रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई। बड़ा हाल हो चुका था जाहिर है ट्रंप का, और उसने कहा कि यार किसी तरीके से सीज फायर करो। 5 डिफरेंट लीडर्स अलग अलग ममालिक के सीज फायर की रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये व्हाट्सएप चैनल पे मैं डाल चुका हूं। अगर नहीं मिल रहा लिंक तो आप मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर जाएं, वहां पे मुझे मैसेज करें। एक ही पेज है मेरा, जॉन हुसैन वेरीफाइड, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकेंगे। तो बहरहाल क्या हुआ, 5 डिफरेंट लीडर्स ने कहा कि जी आप प्लीज सीज फायर करें, और 8 डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रब्ता किया ईरान को और कहा कि यार आप सीज फायर के लिए प्लीज आ जाओ। ईरान ने अकॉर्डिंग टू नबवियान रिस्पॉन्ड नहीं किया, और पाकिस्तान ने 2 हफ्ते पहले कहा कि आ जाए बात कर लें। और फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने 2-3 दफा कॉल किया, बार बार पूछा एक साथ एक ही दिन में, और बोला कि भाई क्या हुआ, क्या करना है। तो रिक्वेस्ट के बाद जाहिर है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से 20 पॉइंट प्लान पहले डिसाइड हुआ, फिर वो प्लान 14 पॉइंट्स पे आ गया, फिर वो प्लान 10 पॉइंट्स पे आ गया। जाहिर है वहां पे पेजिशकियान और अकॉर्डिंग टू नबीवियान, पेजिशकियान और मुश्तबा खामनाई, जो आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई है, उनके बीच में ये 2 दफा एक्सचेंज हुआ और फिल्टर किया गया, इसको चेंज किया गया, और किसी तरीके से 10 पॉइंट्स भिजवाए पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान ने कहा कि जी ये तो कबूल नहीं करेगा अमेरिका। तो ईरान ने कहा कि जी ठीक है, कबूल नहीं करता तो नहीं करे, वो सीज फायर के लिए हम थोड़ी आए, नहीं करता तो नहीं करे। फिर बाद में 2 AM या 3 AM को बताया गया कि नहीं नहीं कबूल करेगा, ठीक है, अमेरिका कबूल करने के लिए राजी है। ईरान ने कहा अच्छा जी कबूल करने के लिए राजी है, आप नहीं, ट्रंप जो है वो खुद कहेगा कि वो कबूल करने के लिए राजी है या नहीं। तो ट्रंप ने फाइनली ट्वीट किया, जिसकी आपको ट्वीट नजर आई। ट्रंप ने बोला कि 10 पॉइंट प्लान जो है वो एक्सेप्टेबल है। लेबनान का भी जो है वो जिक्र हुआ था बीच में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के थ्रू, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का भी उसने कहा कि बहुत पैसे कमाने वाला है ईरान को, हम गोल्डन एज में भेज देंगे। फिर बहरहाल वो मुखर गए, जो भी हुआ वो तो आपके सामने। अच्छा जी, तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो पूरा मामला है वो हमने बता दिया कि किस तरीके से, उसके ऊपर मैं अपडेट डाल चुका हूँ कि क्या क्या मामला हुए, क्योंकि कोई चिड़िया, कोई कबूतर, कोई जिन्नात, कोई किसी के पास भी खबरें नहीं आ रही थी। तो हम आपको आगाह रख रहे थे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और वो सारी चीज़ें अब आपके सामने नजर आ चुकी हैं। जो मीडिया कह रहा था वो भी नजर आ चुका है, जो उस वक्त हम कह रहे थे वो भी नजर आ चुका है, और अब खुलासा आपके सामने है। कालीबाफ का मैंने आपको बता दिया था कि कालीबाफ ने क्या रिस्पांस दिया था इसके ऊपर। अराक्ची साहब का भी ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि इंचेस अवे थे हम इस्लामाबाद MOU साइन करने में, लेकिन फिर इंचेस अवे जब थे तो फिर मैक्सिमलिज्म की डिमांड्स आना शुरू हो गई, गोल पोस्ट जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो गई, और एकदम से दरारें जो है वो आना शुरू हो गई। जीरो लेसन लर्न, गुड विल बिगेट्स गुड विल, एनिमिटी बिगेट्स एनिमिटी। मतलब अच्छी चीज को पैदा करती है, दुश्मनी जो है वो दुश्मनी को पैदा करती है। तो इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि कोई ना कोई चीज जो थी, अब हम भागने की कोशिश कर रहे हैं इसमें से, आप माने या नहीं माने, ये चीज दोबारा वो गलती नहीं करेंगे इस वक्त अटैक करने की। मुझे लगता है कर भी सकते हैं, बिल्कुल ऐसा इतना ज़्यादा भी अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, करते हुए आए हैं तो कर भी सकते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर एसेट्स बहरहाल मूव हो रहे हैं काफ़ी हैवी तादाद में। लेकिन अभी सिग्नल्स मिलना शुरू हो गए हैं, कुछ ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। अल जजीरा पे भी आपको नज़र आ रहा होगा
कि यूएस जो है उसके ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अब हम जो है वो फुल स्केल बॉम्बिंग नहीं करेंगे ईरान की। क्यों? क्योंकि रीजन के अंदर डिस्टेबलाइज होता है। रीजन के अंदर जो है वो इंस्टेबिलिटी पैदा होती है, इसलिए नहीं करेंगे। मतलब कौन इनकी बातें मानेगा? बहरहाल हमें नजर आ रहा है कि इतना लंबा फर्रा जो ट्रंप ने ट्वीट किया, इतना लंबा उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर का पॉइंट जो है वो नहीं मिल पाया। भाई न्यूक्लियर तो पहले ही आप कह रहे थे खत्म हो गया। न्यूक्लियर के ऊपर तो आपको कभी भी, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर जो था वो तो ईरान ने पहले भी कह दिया। इनरिचमेंट की अगर आप कह रहे हो कि 0% इनरिचमेंट होगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 0% इनरिचमेंट होगी? ईरान कह रहा है कि भाई हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा हैं। हमने जो आईएईए का फ्रेमवर्क है उसको पूरी तरीके से, ईरान टॉप ऑफ द लिस्ट था उसकी कंप्लायंस में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ईरान जो है वो अपने राइट को छोड़ दे? वहां पे जेडी वेंस कहता है राइट, मेरी बीवी का राइट है कि वो कहती है कि वो स्काई डाइव कर ले, तो वो जहाज से छलांग मार ले, लेकिन मैं अपनी बीवी की बात क्यों सुनूं? भाई कालीबाफ, मतलब आपको कहां से कंपैरिजन कर रहे हो दो चीजों का, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल ये बच्चों वाली बातें, सबको पता है कि ये नहीं होने वाला है जो डिमांड कर रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो इशू है वो टोल का इशू नहीं है। टोल तो जाहिर है सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही चार्ज कर सकता है किसी भी मुल्क से। ईरान क्यों किसी को टोल चार्ज करेगा? भले यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा सिविलियन बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, जिसमें से 80,000 जो है वो, बल्कि 1,25,000 सिविलियन बिल्डिंग्स और उसमें से 1 लाख जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है। तो ईरान क्यों टोल चार्ज करेगा और पैसे कमाएगा उसमें से? और पहले तो खुला हुआ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो अब बंद करके क्यों करेगा ईरान? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताता हूं, अगर ऐसा किया, ट्रम्प जो कह रहा है कि हमने इनकी नेवी भी खत्म कर दी, एयरफोर्स भी खत्म कर दी, वही बातें हैं कि अब जो हम जो है वो ये नहीं होने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या होता है? अगर ऐसा हुआ कि ईरान के ऊपर नेवल ब्लॉकेड लगाया गया, तो मुझे लगता है कि यहां पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो तो ये खुलवा नहीं पाएंगे। जो जंग के अंदर नहीं करवा सके, वो डिप्लोमेसी से अचीव नहीं कर सके, पहले ही बता दिया था। लेकिन अब जो ये करना चाह रहे हैं, आखिरी अटेम्प्ट करना जो चाह रहे हैं, वो इनसे नहीं हो पाएगा। उसकी वजह बताता हूं। बाबल मंदब हुती मुझे लग रहा है कि चोक कर देंगे अगर ये सिचुएशन आई, क्योंकि लबनान का मामला वैसे ही खराब था। नेतन्याहू की मूवमेंट अभी भी चल रही है और उसके ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो नहीं खुलने वाला अभी फिलहाल, मुझे लग रहा है। और इसके अंदर अगर बाबुल मंदब को चोक कर दिया हुतियों ने, जो कि 2023 से लेकर 2025 तक हुतियों ने बाबुल मंदब के अंदर 170 से ज्यादा वेसल्स को टारगेट किया था। इलियाद पोर्ट इसराइल का बैंकरप्ट हो चुका था और फाइनली यूएस को सीज फायर एग्रीमेंट करना पड़ा। कहा हुतियों को, इतने मुट्ठी बराबर हुतियों को उनको कहना पड़ा कि भाई आप हमारे ऊपर हमले नहीं करो, हम आपके ऊपर हमले नहीं करेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, खुदा हाफिज। तो देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त जो सिचुएशन है वो यही है कि बिल्कुल आना जाना बंद है। पाकिस्तान के वेसल्स के बारे में एकदम से बात आ गई। पाकिस्तान के वेसल्स, भाई वो दोनों जो जो वेसल्स थी, खैरपुर वेसल और दूसरी वेसल जो थी, वो उन्होंने क्रॉस किया उसके अंदर से। खैर बहरहाल इसके अंदर जो नई जो आ रही है वो ये आ रही है कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर बंद रहेगा, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, और पहले से पता था कि क्या सिचुएशन है, तो यहाँ पे कोई ब्लेम ना करे। इसके अंदर यूएस की नेवी जो वेनेजुएला के अंदर गई, उन्होंने जो वेसल्स को टारगेट करना शुरू किया इंडिविजुअली, वहां पे वो उन्होंने बताया कि जी हम बड़े सक्सेसफुल हैं। यहाँ पे क्या प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा, उसके अंदर डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तकरीबन 17 से 21 मिलियन बैरल पर डे डिस्टर्ब हुआ है इस वक्त जो जा रहा है, ठीक है। 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड जो है वो वहां से होती है, हम सबको पता है। लेकिन अभी यहाँ पे हो ये रहा है कि जो तेल नहीं जा पा रहा, वो तेल बाबल मंदब से फ्लो होके जा रहा है। क्यों? क्योंकि पाइपलाइंस एस्टैब्लिश हुई नहीं, और पाइपलाइंस की जो कैपेसिटी है वो अप टू 7 मिलियन बैरल्स पर डे की कैपेसिटी है। सारा तेल नहीं जा पा रहा, लेकिन काफी ज्यादा चंक जो है वो बाबल मंदब के थ्रू रीराउट होकर सऊदी अरबिया से जा रहा है। और फुजेरा के अंदर भी फॉर एग्जांपल अबू धाबी के थ्रू जो है वो काफी सारी पाइपलाइनें बिछी हुई हैं, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है कुछ रिफाइनरीज की तरफ। खैर बहरहाल, तो तेल जो है वो जाने के रास्ते बाबुल मंदब बचे हैं और दूसरा ओमान सी बचा है। ओमान सी के ऊपर पहले ही आपको पता है क्या सिचुएशन चल रही है। बाबुल मंदब का मैं आपको बता देता हूं। अगर बाबुल मंदब चोक किया गया तो ये जो तेल जो जा रहा है थोड़ा बहुत रीराउट होके, ये तेल भी जो है वो बंद हो जाएगा। इसको किस तरीके से रोकेंगे? यूएस की मिलिट्री आती है, पहले भी हुतीज के ऊपर स्ट्राइक कर चुकी है, कोई फायदा नहीं हुआ उसके ऊपर। अल्टीमेटली उनको सीज फायर ही करना पड़ा। इस वक्त नुकसान सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे जो दुनिया का 30% कंटेनर शिपिंग ट्रैफिक है वो बंद हो जाएगा। यूरोप की सांसें बंद हो जाएंगी यहाँ पे। और हो सकता है कि यूएस जो है यूरोप को इन्वॉल्व करने के लिए ये काम कर रहा हो, क्योंकि उनको पता है कि हुतीज जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर यहाँ पे बिल्कुल ब्लॉकेट की बात हुई तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे यूरोप को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जो तेल जा रहा है वो 20 दिन की वॉयज उसकी बढ़ जाएगी। 4000 से लेकर 6000 तक नॉटिकल माइल्स उसको और कवर करने होंगे। सदर्न अफ्रीका से गुजरना पड़ेगा सारे तेल को, और मैसिव डिलेज होंगे, फ्यूल कंजम्पशन होगी, प्राइसेस बढ़ेंगी, बड़ा नुकसान जो है वो होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जाहिर सी बात है, ईरान इज नॉट विलिंग टू लेट गो ऑफ इट्स राइट, कि वो जो जैसे दूसरे बॉस्फोरस है या दूसरे
जो रूट्स हैं जहाँ पे होता है, जहाँ पे कंट्रोल होता है, ईरान ने अभी तक जाने दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि हम एक ही जो हमारा ट्रम्प कार्ड है, जो हमारा लेवरेज है यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट, उसको हम नहीं खोएंगे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि अभी खोल दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, यूएस अपनी नेवी घुसा दे, और मकसद टोल का नहीं है, मकसद नेवी घुसाने का है, और वहाँ से अटैक्स जो है वो बाद में भी शुरू हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू ईरान। तो यहाँ पे सारा मसला ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर नेवल ब्लॉकेड लगता है तो आप ये देखेंगे कि तेल की प्राइसेस 140 से ऊपर बैरल पर डे, बैरल पर डे कह रहा हूँ, $140 पर बैरल से ज़्यादा हो सकता है कि प्राइसेस चली जाएं। और इसके अंदर कोई भरोसा नहीं है कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा तेल जो है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा, बहुत सारे गुड्स के ऊपर इम्पैक्ट होगा, फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी, सब चीज़ें होंगी। तो दुनिया को आई थिंक ब्रेस करना चाहिए फॉर वट एवर इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। हमला क्या होगा ईरान के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि हमला होगा, मुझे नहीं लगता है दोबारा गलती करेंगे, क्योंकि ये फेस सेविंग ढूंढ रहे थे और अब फेस सेविंग इनको मिल गई है, तो ये दोबारा हमला नहीं करेंगे। अगर हमला करते हैं तो जवाबी कार्रवाई होगी। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी ये तो ईरान के बीच में डिफरेंसेस हैं। भाई कौन से डिफरेंसेस हैं, कैसे डिफरेंसेस हैं? अभी तक सीज फायर यहाँ पे ईरान ने भी जो है वो मेंटेन की हुई है। तो ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप मुझे तो नहीं लगता कि अलग अलग ग्राउंड्स पे नजर आती है। तो ये बच्चों वाली बातें अब जो है वो वहाँ से नहीं आ रही हैं, अमेरिका से नहीं आ रही, वो इसराइल के थ्रू रीड आउट होती हुई यहाँ से पता नहीं किस तरीके से पॉप आउट हो रही है। तो बहरहाल अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है ये आखिरी कोशिश जो है वो यूरोप ये यूएस जो है वो आखिरी कोशिश करेगा, इसमें भी इनको कोई फायदा नहीं होगा और इनकी जीत जो है वो नहीं हो पाएगी। इनकी हार ऑलरेडी हो चुकी है, ये ऑलरेडी हार चुके हैं, किसी तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा। ईरान ने इनको दुम से पकड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, और मुझे नहीं लगता कि ये जो ख्वाब देख रहे हैं वो पूरा हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।